हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े फैसले बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क लेना कोई जन्मजात टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमें चाहे न चाहे फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक लॉजिक है? अगर हम इस कला को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क लेने के पीछे के विज्ञान को उजागर करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये हमें सिखाती है कि हम डर को कैसे कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। रिस्क लेना सिर्फ डेयरडेविल्स या रोमांच पसंद लोगों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, करियर में तरक्की चाहते हो, या निजी जिंदगी में बोल्ड फैसले लेना चाहते हो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि हम किसी रिस्क को स्वीकार करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें? क्या हमारे पिछले अनुभव, हमारी सोच का तरीका और हमारा व्यक्तित्व इस बात पर असर डालता है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि डर हमेशा रिस्क लेने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने डर को समझें, अपने लक्ष्यों को साफ करें और फिर एक स्मार्ट रणनीति बनाकर उस रिस्क को संभालें। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े सपनों को फॉलो करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। इसमें हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे शक्तिशाली रणनीतियों को समझेंगे, जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क लेने का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में डर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, दिमाग और रिस्क का संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क छिपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई गई है। रिस्क लेना सिर्फ किस्मत या साहस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये एक गहरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज गणना करने लगता है। क्या ये रिस्क लेना सुरक्षित होगा? क्या इसके परिणाम सकारात्मक होंगे? क्या हम असफलता को संभाल पाएंगे? फिर हमारी बॉडी उस गणना के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा रिस्क लेते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक सतर्क होते हैं। ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छिपी हुई है। जब भी हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: एमिग्डाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम।
एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डर को नियंत्रित करता है। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, ये हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले असफलता का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क का तार्किक विश्लेषण करता है। ये हमारे पिछले अनुभवों, हमारे लक्ष्यों और उस रिस्क से मिलने वाले संभावित पुरस्कारों की तुलना करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो ये एमिगडाला के डर के सिग्नल को दबा देता है। इसके बाद आता है डोपामाइन सिस्टम। डोपामाइन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें रोमांच और उत्साह का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारा डोपामाइन सिस्टम हमें एक मजबूत पुरस्कार सिग्नल भेजता है। हाँ, ये मजेदार था, दोबारा कोशिश करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका रोमांच महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामाइन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जोखिम भरे व्यवहार दिखाता है, जैसे कि जुआ, तेज रफ्तार रेसिंग या अनावश्यक रूप से खतरनाक फैसले लेना, तो इसका कारण डोपामाइन की अत्यधिक सक्रियता हो सकती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से डोपामाइन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार ज्यादा जोखिम वाले फैसले लेते हैं, भले ही उसमें असफलता का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क लेने की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अनावश्यक रिस्क से बचें? हाँ, ये संभव है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी तार्किक सोच में सुधार कर सकते हैं और अपने डोपामाइन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। रिस्क लेना कोई सामान्य टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसे हम समझकर नियंत्रित कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वे अपनी सहज वृत्ति, अनुभव और तार्किक सोच के बीच एक सही संतुलन बनाते हैं। वे न तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और न ही किसी डर के कारण अवसर खोते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मेरा एमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क का सही तरीके से विश्लेषण कर रहा है? क्या मेरा डोपामाइन सिस्टम मुझे सही पुरस्कार की ओर खींच रहा है? अगर आप इस समीकरण को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से संभाल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। रिस्क एक कला है और इसे नियंत्रित करना संभव है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, निर्भीकता का भ्रम। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग निर्भीक, फियरलेस, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? ये चैप्टर इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। निर्भीकता नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती है और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा एमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है।
लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर के फैसलों, पब्लिक स्पीकिंग, निवेश और रिश्तों में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क का सामना करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही आदिम प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता है। अब सवाल यह है, अगर डर स्वाभाविक है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स इतने बड़े फैसले कैसे ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट, जो एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक पेशेवर स्काई डाइवर जब हजारों फीट की ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक उद्यमी जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाबी का डर होता है। लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान तरक्की कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा तैयार करता है। सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन अगर ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमें पंगु बना देता है, हमें फैसले लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक सीमित दायरे में बंद कर देता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। ये सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और बिजनेसमैन डर का विरोध नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी जोखिम भरे फैसले के सामने घबराहट महसूस हो, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अवसर को खो देना, यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। निर्भीकता एक भ्रम है, लेकिन डर को संभालना एक कला है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी सपनों की जिंदगी तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, रिस्क की सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी स्थिति में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो उद्यमियों को एक ही बिजनेस आइडिया मिलता है, एक उसे तुरंत अपना लेता है, जबकि दूसरा उस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करके परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क लेने का स्तर अलग अलग होता है। ये कोई निश्चित चीज नहीं है, बल्कि ये एक सीढ़ी, लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरे थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वो बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क की सीढ़ी है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे,
तो ये असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम लें, पहले दोस्तों के सामने बोले, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने डर पर काबू पा लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में अत्यधिक रिस्क लेने वाला नहीं बनता। हर बड़ा फैसला, हर बड़ा रोमांच, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग ज्यादा जोखिम वाली स्थितियों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क लेने की क्षमता को धीरे धीरे विकसित किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा सुरक्षित दायरे में रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता को धीरे धीरे विकसित करेंगे तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, रिस्क के लिए ट्रेनिंग। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर ये एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क लेने वाले को देखते हैं, चाहे वो कोई बड़ा उद्यमी हो, एक पेशेवर खिलाड़ी हो या एक साहसी व्यक्ति, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क लेना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो ये सिर्फ किस्मत या स्वाभाविक साहस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस स्थिति के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक गणना की प्रक्रिया है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके सुधार सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई दमकल कर्मी जलते हुए घर में जाता है तो क्या वो बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, वो जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहाँ जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार अभ्यास किया होता है, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही है रिस्क के लिए ट्रेनिंग। अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई ज्यादा जोखिम वाली स्थिति आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सके। अगर आप किसी नए बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप बाजार का अध्ययन करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे और फिर एक गणना वाला रिस्क लेंगे। यही रिस्क लेने का असली फॉर्मूला है। सही तैयारी, सही ज्ञान और सही कार्यान्वयन। रिस्क लेने की क्षमता को बेहतर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको बार बार खुद को उस स्थिति में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उस चीज को सामान्य मानने लगे। जब कोई नेवी सील सैनिक पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही अवधारणा हर तरह के रिस्क लेने पर लागू होती है। रिस्क लेने की क्षमता को बेहतर करने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन। यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट बार बार अपनी परफॉर्मेंस का अभ्यास करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही एक स्थिति को कई बार अनुभव कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है।
अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? कैट सुकल कहती है, हाँ बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे कदम लेकर खुद को तैयार करता है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क लेना कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही मानसिकता विकसित करते हैं और धीरे धीरे खुद को जोखिम में डालते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, सहज वृत्ति की शक्ति। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर कोई स्थिति देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहां कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही सहज वृत्ति इंट्यूशन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने फैसले लेने में इसी सहज वृत्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सहज वृत्ति कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली फैसला लेने का टूल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सहज वृत्ति हमें वे चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जो हमारे चेतन मन के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई निवेशक बिना ज्यादा डेटा देखे किसी बड़ी कंपनी में निवेश कर देता है, या जब कोई सैनिक किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो ये सब सहज वृत्ति की ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि ये सहज वृत्ति काम कैसे करता है? जब हम कोई भी नया अनुभव लेते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न हमारे अचेतन मन में जमा होती रहती है। जब हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पिछले अनुभवों को स्कैन करता है और बिना किसी तार्किक विश्लेषण के हमें एक सिग्नल भेजता है, ये सही है या ये गलत है। यही सहज वृत्ति है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान है। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पिछले अनुभवों और बचपन से सुनी गई कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही सहज वृत्ति है। रिस्क लेने के मामले में भी यही होता है। जब कोई पेशेवर पोकर खिलाड़ी बिना प्रतिद्वंदी के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, जब कोई शेयर बाजार का ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही फैसला ले लेता है, तो ये सब उनके सालों के अनुभव से आने वाली सहज वृत्ति के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में अनुभव लेंगे, उतनी ही तेज आपकी सहज वृत्ति बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सहज वृत्ति हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पिछले अनुभवों की वजह से गलत पैटर्न बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए कैट सुकल बताती है कि सहज वृत्ति को तेज करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, ज्यादा से ज्यादा अनुभव लेना, और दूसरा, अपनी सहज वृत्ति को डेटा और तर्क से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको आंख बंद करके सिर्फ सहज वृत्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तार्किक सोच के साथ संतुलित करना चाहिए। रिस्क लेने में सहज वृत्ति का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेज फैसले लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब हमारा चेतन मन इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता।
लेकिन हमारा सहज वृत्ति वाला मन पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि अनुभवी लोग ज्यादा तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी सहज वृत्ति पहले से तेज होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सहज वृत्ति एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे विकसित करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को नए अनुभवों में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी सहज वृत्ति वाली शक्ति बनेगी। और जब आपकी सहज वृत्ति मजबूत हो जाएगी, तब आप किसी भी जोखिम भरी स्थिति में तेज और सही फैसले ले पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सहज वृत्ति की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, जोखिम लेने का व्यक्तित्व। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्थिति में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं? कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी 1000 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेना एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह व्यक्तित्व का हिस्सा है? रिस्क लेना कोई एक जैसा व्यवहार नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक पसंद नहीं होती, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी, मनोविज्ञान और पिछले अनुभवों से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामाइन सिस्टम बहुत सक्रिय होता है, जो उन्हें रोमांच और उत्साह की तरफ खींचता है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, जुआ और ज्यादा जोखिम वाले बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार नयापन खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा सतर्क होता है, जो उन्हें हर रिस्क का विश्लेषण करने और सुरक्षित रहने के लिए कहता है। रिस्क लेने के व्यक्तित्व को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के रिस्क लेने वाले होते हैं, और कुछ कम रिस्क लेने वाले होते हैं। ज्यादा रिस्क लेने वाले वे होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है, और वे अनिश्चितताओं को स्वीकार करना जानते हैं। मध्यम दर्जे के रिस्क लेने वाले वे होते हैं जो गणना किए गए रिस्क लेते हैं, यानी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। कम रिस्क लेने वाले वे होते हैं जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, हर स्थिति में सुरक्षित रहना चाहते हैं और अनिश्चितताओं से बचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रिस्क लेने के व्यक्तित्व को बदला जा सकता है? केट सुकल कहती है कि हाँ, यह संभव है। रिस्क लेना कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों, माहौल और अनुभवों से प्रभावित होता है। अगर कोई कम रिस्क लेने वाला है, तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी जोखिम भरी स्थितियों में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक संभालते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क लेने को सामान्य मानने लगता है। इसी तरह ज्यादा रिस्क लेने वालों को यह सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें, ताकि वे अनावश्यक नुकसान से बच सके। रिस्क लेने के व्यक्तित्व को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। अगर आप स्वाभाविक रूप से रिस्क से बचने वाले हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चुनौतियों में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो आप खुद को नियंत्रित करके ज्यादा गणना किए गए और विचारशील फैसले ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क लेने का व्यक्तित्व कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें, तो आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन का विस्तार कर सकते हैं और अपने फैसलों को संतुलित कर सकते हैं। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने स्वभाव को समझकर खुद में सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, रिस्क एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों के लिए उत्साह लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क लेना कोई सामान्य कार्य नहीं है।
बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। ये हमारे दिमाग की वायरिंग, हमारे अनुभवों और हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे डर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी गणना किए गए रिस्क हमें बड़ी सफलता तक ले जा सकते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है अगर वह सही मानसिकता और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी, खिलाड़ी और लीडर्स जन्मजात रिस्क टेकर नहीं थे। उन्होंने अभ्यास किया, अपनी रिस्क लेने की स्किल को विकसित किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े फैसले लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि रिस्क को एक अवसर की तरह देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क लेना कोई सिक्का उछालना नहीं है, ये एक कला है। इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे और अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और सार्थक फैसले ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको ये किताब पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश जरूर करें। रिस्क लेना ही वो पुल है जो आपको एक साधारण जिंदगी से असाधारण सफलता तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए, तो खुद से पूछें, क्या ये रिस्क लेने लायक है? और अगर हाँ, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की और भी शक्तिशाली बुक समरीज मिलती रहें। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।